जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जी हाँ बच्चों, यदि आप हमेशा जीत के ओर अपना कदम बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सूरज सर आप सभी स्टूडेंट का अपने इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और क्लास 12th की बायोलॉजी में हम एकदम नए सिरे से शुरुआत करेंगे, चैप्टर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। तो अब आपको प्रतिदिन अपने चैनल के माध्यम से बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं एक मजेदार, धमाकेदार, शानदार चैप्टर पढ़ने के लिए, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है स्टूडेंट, तैयार हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं अपने सेशन को आगे। बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम लोग अपने कंटेंट को समझेंगे। अपने चैप्टर के बारे में पहले इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, और फिर हम जो है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो पाठ का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और इसमें जो है हम इस चैप्टर के अंतर्गत पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग है, इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। फिर समझेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, उसके बाद निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। कहने का मतलब कि ये चैप्टर जो है स्टूडेंट तीन स्टेप्स में विभाजित है, तीन चरणों में विभाजित है। सबसे पहले पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक रंग है, फ्लोर एंड अट्रैक्टिव ऑर्गन एंजियोस्पर्म। निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अच्छा, ये बच्चों महत्वपूर्ण जो हमारा स्टेप है, इसके अंतर्गत हम पुंकेसर पढ़ेंगे, लघुबीजाणुधानी पढ़ेंगे तथा परागकण पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? और तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे भ्रूण कोश का निर्माण, भ्रूण, असंग जनन, बहुभ्रूणता, इन सब सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग, ठीक, इसी से अपनी शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, पुष्प की संरचना बनी हुई है, इसी को हमको पढ़ना है। और आपने देखा कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, पुष्प आवृत बीजियों का एक महत्वपूर्ण अंग। तो बच्चे, पुष्प पादपों के अंदर एक ऐसी संरचना होती है जो रंगीन, आकर्षक संरचना होती है, जिसको हम सूंघ करके, देख करके हमारे मन को असीम शांति मिलती है। इसका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सब कुछ कहें तो कंप्लीटली ये फ्लोर जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शोक में प्रेम को प्रदर्शित करना हो, शोक को प्रदर्शित करना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पुष्प का योगदान ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि पुष्प एक आकर्षक संरचना होती है, पादपों का एक आकर्षक अंग होता है। अब जब हम पुष्प को सूंघ कर मदहोश हो जाते हैं, पुष्प को देखकर आह्लादित हो जाते हैं, इन सब चीजों की ये सब चीजें जो हम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, ये सब पौधों के जनन के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब उनका रंग, उनकी सुगंध पौधों के लिए एक जो है प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर कहें तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि पादप एक प्रजनक जीव होता है और पुष्प उसका प्रजनन अंग होता है। तो इसी के बारे में समझेंगे स्टूडेंट कि आखिर ये पुष्प क्या होते हैं।
पुष्प की डिफिनीशन हम आपको बताते हैं अभी। जैसा कि चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, अंग्रेजी में कहेंगे स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले ये जानिए कि आखिर ये पुष्पीय पादप क्या होते हैं। ऐसे पादप जिसमें पुष्प पाए जाते हैं अथवा कहें पुष्प खिलते हैं उन्हें पुष्पीय पादप कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। इन सबको पढ़ने के पूर्व एक वैज्ञानिक का नाम जहन में आता है जिसका नाम था आइकलर। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण पादप एवं वनस्पतियों को दो भागों में बांटा था। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आइकलर साहब ने कौन सा वर्गीकरण किया था और कितने डिविजन्स में संपूर्ण प्लांट्स को कैटेगराइज किया था, डिवाइड किया था। तो वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, क्या बताया हमने? आइकलर, आइकलर। क्रिप्टोगैमस, जिसको हम बीज रहित बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बीज रहित बोलते हैं, बीज रहित। और दूसरा इन्होंने डिवाइडेशन किया था फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमस, जिसको हम बीज युक्त बोलते हैं, बीज युक्त बोलते हैं। क्या बता दिया बच्चों? क्रिप्टोगैमस बीज रहित, फिनेरोगैमस बीज युक्त। अब क्रिप्टोगैमस की तीन श्रेणियां पुनः, क्रिप्टोगैमस को उन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा स्टूडेंट। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, क्रिप्टोगैमस की तीन श्रेणियां थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये बीज रहित होते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और बताते हैं आगे। ले लिए? बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात करते हैं थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा मुख्यतः स्टूडेंट इसमें शैवालों को रखा गया है। शैवाल भी पौधे होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें हरी शैवाल, भूरी शैवाल, इन सबको रखा गया है, मुख्यतः शैवालों को रखा गया है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमने आपको बतलाई थी जिसका नाम था ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। याद रखना स्टूडेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। वनस्पति जगत का उभयचर, वनस्पति जगत का उभयचर। उभयचर क्या होते हैं स्टूडेंट? जो स्थल तथा जल दोनों पे निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपना आवास बना सकते हैं, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इसे एम्फीबियंस कहते हैं। उभयचर, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है स्टूडेंट, तीसरी जो कैटेगरी है उसका नाम है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक। अब यहां पर स्टूडेंट फिर एक इंपॉर्टेंट चीज कि टेरिडोफाइटा को वनस्पति जगत का सरीसृप बोलते हैं। सरीसृप तो आप समझते हैं ना? बिल्कुल, वनस्पति जगत का सरीसृप, वनस्पति जगत का
सरीसृप। इसे वनस्पति जगत का सरीसृप कहते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा जो मैंने लिख रखा था, दूसरा डिवीजन फिनेरोगैमस, उसको आइए समझते हैं। उसको दो श्रेणियों में बांटा गया, अनावृत बीजी, अनावृत बीजीय, दूसरा आवृत बीजी, आवृत बीजीय। इंग्लिश समझते हैं स्टूडेंट इसकी। अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आवृत बीजी को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, इसके बारे में जानते होंगे कि आवृत बीजी किसे कहते हैं और अनावृत बीजी किसे कहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो कमेंट करेंगे, हम इसकी डिफिनीशन भी बता देंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में बेसिकली अंतर क्या होते हैं। तो बच्चे सबसे पहले शुरू करते हैं इसमें जड़, तना, पत्ती। जड़, तना, पत्ती तीनों का अभाव होता है। फिर दूसरी बात करते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इसमें जड़, तना, पत्ती सबका इसमें भी अभाव होता है। फिर थोड़ा जो है बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जड़, तना, पत्ती जो है, जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है कह लीजिए, लेकिन कुछ जो है जैसे पत्ती की संरचना, पत्ती जैसी संरचना, थैलस, जड़ जैसी संरचना जिसे मूलाभास के नाम से जानते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसे मूलाभास के नाम से जानते हैं, वो सब इसमें दिखने लगता है। फिर टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती, जड़, थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट बात समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या है कि जड़, तना, पत्ती का अभाव था। दूसरे वाले में हमें पता चला कि जड़, तना, पत्ती का तो वैसे अभाव होता है, लेकिन पत्तियों, जड़ जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई देती हैं। जड़ जैसी कुछ संरचना दिखाई देती है जिसे मूलाभास कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर इसे राइजोइड्स कहते हैं। समझे? चलिए आगे। अब इसमें जड़, टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम। जड़, तना, पत्ती ये तो पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कितना बीज और फल का अभाव होता है। बीज और फल का अभाव होता है किसमें? टेरिडोफाइटा में। मतलब विकास की अवस्थाओं को हम इसमें देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनावृत बीजी पादपों में जड़, तना, पत्ती, बीज सभी पाए जाते हैं। जड़, तना, बीज, पत्ती सभी पाए जाते हैं, लेकिन पुष्प, फल का अभाव होता है। फल का अभाव होता है तो पुष्प नहीं बनते हैं। और हमारे पाठ का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, वेल डेवलप्ड प्लांट पढ़ेंगे उसके बारे में। उसका नाम है एंजियोस्पर्म। तो कहने का मतलब कि अब इसमें बीज होते हैं लेकिन ये फल नहीं होता है। लेकिन इसमें आवृत बीजी में जड़, तना, पत्ती, बीज, फूल सब कुछ पाए जाते हैं। सब कुछ पाए जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए इसको वेल डेवलप्ड प्लांट कहते हैं और इसी को अनावृत बीजी पादप भी कहते हैं। तो हमारे पाठ के अकॉर्डिंग, लेसन के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो बात कही जा रही थी उसको हम लोग जाने कि इसकी जो कैटेगरीज हैं, इसके जो डिविजन्स हैं, जड़, तना, पत्ती किसी में बिल्कुल नहीं पाई जाती, किसी में उस जैसा कुछ आभास होता है कि पाया जाता है, तीसरे में ये तो पाए जाते हैं, बीज भी पाया जाता है लेकिन फल नहीं पाया जाता, चौथे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ पाए जाते हैं, वेल कंप्लीट फ्लावर होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अनावृत बीजीय पादप कहते हैं। ठीक स्टूडेंट,
अब हम लोग पुष्प पुष्प अब इस महत्वपूर्ण संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और इस डिस्कशन को बढ़ाने से पूर्व हम आपको बतला दें कि सबसे पहला जो टिपिकल प्लांट का अध्ययन किया गया था कैप्सेला बूर्सा पेस्टोरिस, इसका अध्ययन किया गया था। ये टिपिकल प्लांट होता है स्टूडेंट। अगर कहें तो ये एक प्रकार का सी बीट्स है, अर्थात समुद्री खरपतवार है, और ये हिमालयी क्षेत्रों में वृद्धि करता है। और ये एक टिपिकल प्लांट है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी है। इस पर जो है हम लोग इसके बारे में जान लिए। इसी के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया गया था। और अगर सही मायने में बात करें तो ये चैप्टर हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं मीन्स 11वीं में पढ़ चुके हैं, पुष्पीय पादपों की आकार की। परंतु आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, असल में हम क्या पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों की भ्रूणकी पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। समझ गए? तो कैप्सेला के बारे में आपने समझा कि एक टिपिकल प्लांट है, इसी के बारे में अध्ययन किया गया था सबसे पहले, इसलिए इसे आवृतबीजी, प्रारूपिक आवृतबीजी ये मानते हैं। और पादप भ्रूण विज्ञान का जनक, जो भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, वो पंचानन माहेश्वरी साहब हैं। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं कि पुष्प क्या है। बच्चे, आवृतबीजी पादपों में एक अत्यंत विकसित बीजाणुद्भिद अवस्था होती है जो द्विगुणित होती है, और एक अल्प विकसित कहें या कम विकसित कहें युग्मकोद्भिद अवस्था आती है, वो अगुणित होती है। ये पीढ़ियां पूरे जीवन काल में एक दूसरे के बाद आती हैं, जिसके कारण पीढ़ी एकांतरण संभव हो पाता है। और पीढ़ी एकांतरण जिस संरचना के द्वारा संभव हो पाता है उसे हम पुष्प कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो पुष्प होता है वो जीवधारियों में, जीवों में पीढ़ी एकांतरण के लिए बहुत जरूरी होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तभी फुलफिल हो पाती है जब ये संरचना किसी प्लांट्स के अंदर विद्यमान होती है, प्रेजेंट होती है। समझ गए बच्चों? चलिए, ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए आप लोग, फटाफट कमेंट करते रहिए, बताइए जो ना समझ में आता हो। तो पुष्प की डिफिनीशन आप जाने कि आवृतबीजियों में जो पीढ़ी एकांतरण होता है एक संरचना के द्वारा ही संभव हो पाता है, जिसे हम पुष्प कहते हैं। पुष्प वास्तव में एक रूपांतरित प्ररोह है स्टूडेंट। पुष्प पादपों का एक रूपांतरित प्ररोह है, एक रूपांतरित प्ररोह है। अंग्रेजी में कहें बच्चे तो मॉडिफिकेशन, फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट्स। समझ रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ सूट्स। पुष्प पादपों का एक रूपांतरित प्ररोह है, तथा पादपों का आप लिख कर दीजिए, पुष्पों का लैंगिक अंग है, लैंगिक अंग है। लैंगिक अंग को स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव आर्गन बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। आप इंग्लिश हिंदी दोनों को समझते चलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? चलिए, तो हमने क्या लिख रखा, पुष्प पादपों का एक रूपांतरित प्ररोह है तथा पादपों पुष्पों का एक लैंगिक अंग भी है। तो पुष्प पादपों का लैंगिक अंग है, इसके पूर्व भी जाना आप लोग। पुष्प के भाग जो दिख रहे हैं, पुष्प एक बेहतरीन सा पुष्प आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें सारे इसके जो पार्ट हैं वो दिए गए हैं कि बीजांड क्या होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, बाह्य दल, दल। ठीक है? तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़ें।
चलिए स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले जो है पुष्प के भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को जानने के बाद, पुष्प को जानने के बाद, ये समझिए कि कुछ जो है हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं, पुष्पीय आद्यातक जो होता है फ्लोरल प्राइमेडियम वो विकसित होने लगता है, और पुष्प के जो चक्र होते हैं उनका निर्माण होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि पुष्प के चक्र कौन कौन से होते हैं। तो पुष्प के चक्र, नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंज, बाह्य दलपुंज। दूसरा दलपुंज, दलपुंज। तीसरा पुमंग। चौथा जायांग, चौथा जायांग। समझ रहे हैं? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गैनोशियम है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम। अब इसमें जो है ये जानिए कि जो बाह्यदल पुंज होता है स्टूडेंट, तमाम जब बाह्यदल मिल जाते हैं तब बाह्यदल पुंज का निर्माण होता है। इसी तरह जब तमाम दलपुंज मिलते हैं, तमाम दल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? दलपुंज का निर्माण होता है। अनेक जो है पुंकेसर, अनेक पुंकेसर जब मिल जाते हैं तब किसका निर्माण होता है? पुमंग का निर्माण होता है। और अनेक जब स्त्री केसर मिलते हैं तब क्या होता है? जायांग का निर्माण होता है। कभी कभी इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुंकेसर की इकाई को क्या कहते हैं, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर को अंग्रेजी में पिस्टिल बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। अब इसमें ये दो जो चक्र हैं बच्चे, ये बाह्यदल पुंज और दलपुंज, इनको क्या कहा जाता है? सहायक अंग, सहायक अंग कहा जाता है। एसेसरी आर्गन कहा जाता है इंग्लिश में बच्चों, आवश्यक सहायक अंग। और दूसरा ये जो दोनों होते हैं एंड्रोशियम और गैनोशियम, इनको जो है जनन अंग कहा जाता है। समझ रहे हैं? सहायक अंग और जनन अंग या कहें लैंगिक अंग, जनन अंग कहें स्टूडेंट या कहें लैंगिक अंग, जनन अंग कहें या कहें लैंगिक अंग। एसेसरी आर्गन एंड सेक्सुअल आर्गन। समझ पा रहे हैं भैया? ठीक। अब जो है सहायक अंग पूछ लिया जाता है कि सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो इसको आपने जाना, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताएं आगे। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? पूर्ण पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें चारों चक्र उपस्थित होते हैं। समझ गए? जिनमें चारों चक्र उपस्थित होते हैं उसको पूर्ण पुष्प कहते हैं। और जिनमें चारों चक्र उपस्थित नहीं होते हैं, मतलब एक भी चक्र अनुपस्थित होता है, तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। समझ गए? इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब अपूर्ण पुष्प। तो ये सब चीजें जानिए। अब इसमें देखिए जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्टूडेंट, जैसे ये दिख रहा है ना, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और पुंकेसर, ये मादा जनन अंग के भाग हैं। ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के पार्ट्स हैं ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और पुंकेसर। अब बात आती है कि पुंकेसर, ये देखिए, ये पुंकेसर जो बना हुआ है स्टूडेंट, ये नर जनन अंग है। लघु बीजाणुधानी, परागकोश सब इसी में बनते हैं। अंडाशय ये भी मादा जनन अंग का भाग है, ओवरी कहते हैं। बीजांड भी मादा जनन के अंतर्गत आता है। योजी इसी का भाग है। तो कुल मिला के स्टूडेंट
जो सहायक अंग होते हैं बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं पुमंग और जायांग। हमने आपको बताया कि जो जायांग वाला भाग है यानी कि मादा जननांग वाला भाग है, जो जायांग जिसको आप कहते हैं, उसमें वर्तिका वर्तिकाग्र और ये देखिए वर्तिका वर्तिकाग्र, ये दो चीज, पुंकेसर, ये जो अभी हमने आपको कुछ देर पहले ये बताया कि मादा जनन वाले भाग हैं, तो इसमें पुंकेसर भी था स्टूडेंट, तो ये नर जनन, पुंकेसर यहाँ नर जननांग है। ये देखिए योजी है और तंतु जो होता है फिलामेंट वो भी इसी का भाग होता है। मतलब वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये देखिए नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, ये जो है मादा जननांग है और ये पुंकेसर जो है पुंकेसर नर जननांग है। समझ रहे हैं, समझ में आया? तो अब बच्चे हम लोग जो है ये जान लिए कि पुष्प के चक्र कितने होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, नर जननांग कौन कौन से होते हैं, मादा जननांग कौन कौन से होते हैं। नर जननांग में हमने बताया पुंकेसर, पुंकेसर होता है, ये लघुबीजाणु धानी परागकोश ये इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें योजी होता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम इस तरह कहें कि नर जनन अंग, नर जनन अंग और इधर लिख लें मादा जनन अंग, इस तरह आपको अगर बताने की कोशिश करें तो ज्यादा समझ में आएगा। नर जनन अंग में क्या है बच्चों, ये पुमंग है, पुमंग, और इसकी इकाई क्या है, पुंकेसर है, इसकी इकाई क्या है, पुंकेसर है। और पुंकेसर में क्या क्या होते हैं, पुंकेसर में परागकोश, परागकोश, पुतंतु या तंतु और तीसरा योजी भाग होता है। यानी कि पुमंग की इकाई क्या है स्टूडेंट, पुमंग की इकाई जो है पुंकेसर है और पुंकेसर में तीन पार्ट होते हैं, परागकोश होता है, तीन संरचनाएं होती हैं, तीन भाग होता है, परागकोश, पुतंतु और योजी। ठीक, अब मादा जननांग की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। और इसकी इकाई क्या है, स्त्री केसर, स्त्री केसर जिसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, स्त्री केसर या अंडक जिसे हम कार्पल कहते हैं। इसकी मुख्य संरचनाएं होती हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। क्रम से नहीं है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इसको समझने के लिए आपको लिखे हैं। और ये जो है नर जननांग जो होता है उसमें पुमंग, इसकी इकाई पुंकेसर, पुंकेसर में परागकोश, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव टिश्यू। समझ रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, समझ रहे हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नर जननांग में क्या क्या होता है और मादा जननांग में क्या होता है। फिर हम मादा जननांग और नर जननांग के एक एक पार्ट्स को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। और जितना आज पढ़ाया गया है इसको आप नोट डाउन करके एक बार जरूर लर्न कर लेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, आप लोग जुटे रहिए और मस्ती के साथ बायोलॉजी हमारे साथ पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके पार्ट्स को डेप्थ में पढ़ेंगे। तब तक सभी बच्चों को चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।